दोस्तों मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। पहले हमने लेक्चर में डिस्कस किया था जो किरचॉफ लॉ होता है वो क्या होता है। तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसका जो मेन फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास, ई लैम्डा डिवाइड बाई ए लैम्डा इक्वल टू कैपिटल ई लैम्डा। ये क्या है, ये एमिसिव पावर है किसी भी बॉडी की एट पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा, जो कि हमने यहाँ पे लैम्डा दिखाया है। ए क्या है, उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता है एट पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। और इसी तरह से एक पर्टिकुलर जो गिवन टेम्परेचर है वो भी हमें लेना है। और ये कैपिटल ई जो है ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर है। टोटल एमिसिव पावर अगर हम उसको बोलें परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, तो कैपिटल ई लैम्डा से हम उसको डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला था, यानी कि जो किरचॉफ लॉ था ये दो चीजों का रेशियो था, और ये दोनों चीजों का रेशियो किसके बराबर था, जो कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर थी उसके बराबर था। और ये जो यानी कि दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट के बराबर था और कांस्टेंट इसके बराबर था। तो वहां से हमने पिछले लेक्चर के अंदर पूरा ये हमने देखा था कि किस तरह से ये दोनों का रेशियो आता है, निकाल कर भी हमने देखा था। तो एप्लीकेशंस की बात करते हैं। अब इसके अंदर इसी अगर हम एक्सप्रेशन के अंदर देखें, ये हमें बताना क्या चाहता है कि किसी भी बॉडी की जो एमिसिव पावर होती है, यानी कि रेडिएशन को एमिट करने की क्षमता होती है, किसी बॉडी की एब्जॉर्ब करने की कितनी क्षमता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की क्षमता क्या है। इस तरह से तीन चीजें यहाँ पर नोट की गई हैं। मेनली क्या है कि किसी भी बॉडी की एमिट करने की क्षमता, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता क्या है, तो वो हमने इन दोनों का हमने एक आपस में रिलेशन देखा था कि अगर जो बॉडी एमिट करेगी ज्यादा रेडिएशन को वो अच्छा एब्जॉर्बर भी होती है, यानी कि गुड एमिटर जो है अच्छा एब्जॉर्बर भी होता है, वो एब्जॉर्ब भी ज्यादा करता है जो अच्छा एमिटर होता है। तो वो हमने देखा था जब अगर हम इसको वन पुट कर दें। तो अब उसी के ऊपर बेस है हमारी ये कुछ एप्लीकेशंस। पहली एप्लीकेशन है ग्लेज्ड प्रोडक्ट्स विद डार्क पेंटिंग्स ऑन इट। अब ग्लेज्ड प्रोडक्ट आपको लेने हैं। ग्लेज्ड प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो चमकीले हमारे प्रोडक्ट होते हैं, घरों में आपने देखे होंगे कुछ इस तरह के जो होते हैं चमकीले चमकीले प्रोडक्ट होते हैं, जो अलग अलग गमलों की शेप में होते हैं, जैसे जो ग्लेज्ड चाइना मिट्टी के भी बने होते हैं, इसी तरह से सिरामिक जो होता है उसके भी बने होते हैं। ग्लेज्ड तरह का प्रोडक्ट एक हमें लेना है, तो उनके ऊपर डार्क पेंटिंग होनी चाहिए। जैसे कि इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो इस तरह का कोई प्रोडक्ट हो, कोई अलग शेप के अंदर हो, उसके ऊपर डार्क पेंटिंग हो, चमकीले से प्रोडक्ट होते हैं मिट्टी के बने हुए, आपने देखे होंगे घरों में पड़े रहते हैं, या शॉप्स पे आपने देखे होंगे जिनके अंदर हम फूल वगैरह रख लेते हैं, या इस तरह का कोई जो चीज है शो के लिए रख लेते हैं। तो ये ग्लेज्ड प्रोडक्ट होते हैं हमारे, और इनके ऊपर एक डार्क पेंटिंग आपको ले लेनी है। और इस तरह का प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो अगर हम इसको हीट करते हैं, जब आप इसको हीट करते हैं और हीट करने के बाद जब आप इसको देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो इसके ऊपर डार्क पेंटिंग है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो स्टार की है ये इसके ऊपर पेंटिंग बनाई गई है, ये पेंटिंग है, और ये पूरा एक ग्लेज्ड प्रोडक्ट है, ये इसके ऊपर पेंटिंग की गई है। जब आप इसको हीट करते हैं, और हीट को भी जो है हमें इसको लैब में ही करना पड़ेगा, किसी भट्टी में ही करना पड़ेगा। तो अगर लगभग इसको आप 1000 डिग्री जो अगर हम कहें 1000 केल्विन के लगभग इसको हीट करें, 1000 केल्विन से 1300 केल्विन तक हम इसको हीट करें, तो यहाँ पर जब आप इसको देखते हैं इसी ग्लेज्ड प्रोडक्ट को किसी डार्क रूम के अंदर जहां पर आप ये पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो आपको क्या दिखता है, यहाँ पे जो डार्क पेंटिंग है, ये जो स्टार वाली पेंटिंग है, ये काफी ब्राइट चमकती हुई दिखती है आपको, ये काफी ब्राइट दिखती है जब आप इसको हीट करते हैं। जैसे आपने हीट किया और ये जो है रेड से कलर में आ गई, और ये ज्यादा ब्राइट आपको दिखती है जो ये पेंटिंग है। क्यों दिखती है, क्योंकि ये जो डार्क पेंटिंग है ये अच्छा एब्जॉर्बर है हीट का, इसीलिए जब आप इसको ठंडा करने के लिए किसी डार्क रूम में रखेंगे तो उतना ही अच्छा एमिटर भी है, उतनी ही अच्छी तरह से रेडिएशन को एमिट भी करेगा। अगर हम इस ग्लेज्ड जो हमारा प्रोडक्ट है बाकी का उससे कंपैरिजन करें, जैसे ग्लेज्ड चाइना अगर आप ले लें, तो उससे कंपैरिजन में जो है ग्लेज्ड चाइना का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये जो पेंटिंग है ज्यादा चमकती है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये अच्छा एब्जॉर्बर है तो अच्छा एमिटर भी होगा अगर इसके कंपैरिजन में करें जिसके ऊपर ये पेंटिंग बनाई गई है। तो पहली एप्लीकेशन तो इन्हीं प्रोडक्ट्स में हम देख सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन सिल्वर्ड सरफेस ऑफ थर्मोफ्लास्क। अब देखिए घरों के अंदर जो थर्मस है हम वो यूज करते हैं, जिनको हम थर्मोफ्लास्क भी बोलते हैं, यानी कि गर्म चीजें जिसके अंदर डाली जाती हैं या ठंडी चीजें डाली जाती हैं, गर्म चीजें ताकि जल्दी ठंडी ना हो, और ठंडी चीजें जैसे कि आइस है वो जल्दी पिघले ना।
तो इस तरह की थर्मोफ्लास्क जो है घरों के अंदर यूज की जाती है। अब इस थर्मोफ्लास्क का आपने देखा होगा जो सरफेस होता है उसका जो सरफेस कलर क्या होता है, सरफेस कलर जो होता है इसका सिल्वर्ड होता है। आपने देखा होगा कि सिल्वर्ड सरफेस होता है, यानी कि एक तरह का फ्लैशी सा साफ सा इसका सरफेस होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो सिल्वर्ड सरफेस होता है इसका ये जो बनाया जाता है ये हमारा काफी बैड एब्जॉर्बर होता है। बैड एब्जॉर्बर होने का क्या फायदा है? अगर मान लीजिए इसके अंदर आप कोई भी चीज रखते हैं, मान लीजिए आप इसके अंदर चाय रखते हैं, जो गर्म चाय है, हॉट टी आपने इसके अंदर रखी। अब देखिए सराउंडिंग से क्या है, ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा जो सराउंडिंग की हीट है, तो क्योंकि बैड एब्जॉर्बर है। अगर सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब ना करे या फिर ना छोड़े, ऐसा ही अगर हम कहें जैसे आइस हमने इसके अंदर रखी तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जैसे टी इसके अंदर रखी, तो इसी तरह से बैड एमीटर भी होता है। अंदर के सरफेस भी इसके सिल्वर्ड होते हैं, तो ये बैड एमीटर भी है, यानी कि इसके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी रहती है, बैड एब्जॉर्बर, बैड एमीटर। बैड एब्जॉर्बर यानी कि अगर आप इसके अंदर कुछ ठंडी चीज रखते हैं तो सराउंडिंग की हीट को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर आप इसके अंदर कोई गर्म चीज रखते हैं तो अंदर की हीट को ये बाहर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बैड एमीटर है। तो इसलिए जो थर्मोफ्लास्क है वहां पर भी जो है आप एब्जॉर्बिविटी और जो एमिट करने की क्षमता है इन चीजों की देख सकते हैं। तो एक बैड एमीटर तो यानी कि बैड एब्जॉर्बर, दोनों ही आप कह सकते हैं कि इसीलिए इसके अंदर गर्म चीज गर्म रहती है, ठंडी चीज ठंडी रहती है, ये आप कह सकते हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो हीटिंग ए ग्रीन और रेड ग्लास। अब देखिए आपने ग्रीन ग्लास को देखा होगा तो वो हरे रंग का आपको दिखता है। वो क्यों दिखता है हरे रंग का? क्योंकि जो ग्रीन कलर का ग्लास होता है अगर हम रूम टेम्परेचर के ऊपर देखें या ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे देखें तो ये जो है पूरा जो रेड कलर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ग्रीन कलर का क्यों दिखता है? ये रेड कलर को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो ग्रीन और रेड कलर होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं, तो यानी कि एक दूसरे के अपोजिट कलर होते हैं। तो अगर आप कलर व्हील पे इसको देखें तो ये अपोजिट में आपको दिखेंगे। तो ये ग्रीन जो कलर है ये जो है आपको क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसलिए ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। यानी कि स्ट्रांगली जो इसके अंदर एब्जॉर्प्शन क्षमता है रेड कलर को, जो हमारा रेड कलर है उसको ये स्ट्रांगली उसको एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह से जब आप इसको हीट करें, अब इस ग्रीन ग्लास को आप हीट करते हैं, हीट करने के बाद जब आप इसको देखते हैं, आपने हीट किया तो ये रेड कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने हीट किया तो जैसे कि ये अच्छा एब्जॉर्बर था रेड कलर का, अब ये अच्छा एमीटर भी होगा उसी कलर का, जो भी वेवलेंथ इसने जो अंदर एब्जॉर्ब की है। तो इसी तरह से ये जब आप इसको अच्छी तरह हीट करते हैं तो ये रेड कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये अच्छा एमीटर भी है उसी कलर का जिस वेवलेंथ की रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब की है, तो उसी कलर की जो वेवलेंथ की रेडिएशन है वो ही छोड़ेगा ये, तो इसलिए ये हमें दिखता है। इसी तरह से अगर आप रेड कलर का ग्लास ले वो बिल्कुल अपोजिट होगा। इसी तरह से जैसे ग्रीन हमें रेड का दिखाई देता है, इसी तरह से रेड को अगर हीट करते हैं तो वो ग्रीन कलर का हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से जो है दोनों ही एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं। ये भी आप जो है एप्लीकेशन में इसकी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, सोडियम वेपर शोज येलो कलर ऑन हीटिंग। अब सोडियम वेपर, अब इसके अंदर हम लैंप का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इस तरह का कोई लैंप है आपके पास और इसके अंदर जो है सोडियम वेपर है, तो आप इसके अंदर सोडियम के वेपर मान लेते हैं। इस तरह का कोई एक लैंप ले लिया और इसके अंदर जैसे ही आप इसको हीट करते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू या किसी तरह से हीट करते हैं, तो यहाँ पर आपको इसके अंदर जो है येलो कलर दिखाई देता है। अब ये येलोइश कलर क्यों आता है? तो ये भी जो येलोइश कलर है इसी के कारण है कि क्योंकि जो सोडियम जब हम उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, तो ये वही वेवलेंथ के जो कलर वेवलेंथ की जो लाइट है जो इसने एब्जॉर्ब की है वही छोड़ता है, यानी कि येलोइश कलर की। तो जब ये ठंडा होता है यानी कि वो उन चीजों को एब्जॉर्ब करता है जो इस तरह के कलर की जो रेडिएशन है उनको, और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये इस तरह से हीट होकर येलोइश कलर की लाइट हमें देता है। तो ये एप्लीकेशन भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो फ्रेनहोफर हमारी लाइंस हैं, फ्राउनहोफर लाइन है, वो क्या चीज होती हैं? अब ये जो लाइंस हैं अगर इनकी बात करें अकॉर्डिंग टू जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पर इनका ये नाम रखा गया है इन लाइंस का। तो ये अगर हम इसके अंदर सन की बात करते हैं, सन का अगर स्पेक्ट्रम देखा जाए, हमें पता है सन से जो है व्हाइट लाइट आती है। अगर हम उसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो हमें 7 कलर्स के अंदर दिखती है, यानी कि वो व्हाइट लाइट नहीं होती और 7 कलर्स की लाइट होती है हमारे पास, विवग्योर के नाम से जिसको जानते हैं, तो वो जो होती है। तो अब देखिए ये जो लाइट है और सन की अगर उसकी जो स्टडी की गई जब,
तो ये पता चला कि इसके अंदर जो हमने अलग अलग सन के पार्ट को नाम दिए, यानी कि जो इसका सेंटर पार्ट है, सेंट्रल पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं फोटोस्फीयर। जो सेंट्रल पोर्शन होता है सन का, इसको फोटोस्फीयर बोला जाता है। और ये जो फोटोस्फीयर होता है ये क्या है, काफी ही अगर आप कहीं काफी गर्म होता है, जो सेंट्रल पोर्शन होता है काफी हाई टेम्परेचर पे होता है, और ये कंटिन्यूअसली एमिट करता रहता है रेडिएशंस को, लगभग सभी वेवलेंथ की रेडिएशन को ये एमिट करता है जो सेंट्रल पोर्शन है, क्योंकि ये काफी हॉट होता है। अब जैसे ही ये जो है सरफेस के पास पहुंचती है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक और फिगर बना लेते हैं इस तरह से, यहाँ से सेंटर से निकली, लेकिन जैसे ही ये ऊपर सरफेस की तरफ गई, जब ये सरफेस की तरफ आते हैं, इसको हम बोलते हैं, जो ऊपर वाला सरफेस होता है इसका, या कहें कि आउटर जो पोर्शन है, उसको हम क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रोमोस्फीयर। बीच वाला पार्ट कौन सा था, फोटोस्फीयर, जो कि काफी हॉट था। क्रोमोस्फीयर पर जैसे ही ये पहुंचती है, अब जो क्रोमोस्फीयर होता है, जो आउटर पोर्शन होता है, इसके पास जो है कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं वेपर फॉर्म के अंदर, जो कि लोअर टेम्परेचर पे होते हैं फोटोस्फीयर से, क्योंकि वो फोटोस्फीयर तो काफी हॉट है। क्रोमोस्फीयर के पास इस तरह के कुछ एलिमेंट्स हैं वेपर फॉर्म में जो कम टेम्परेचर पे हैं। तो वो क्या करता है, ये जो रेडिएशन अंदर से आ रही है, सभी वेवलेंथ की जो रेडिएशन एमिट हो रही थी फोटोस्फीयर से, तो क्रोमोस्फीयर की कुछ एलिमेंट उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उन वेवलेंथ को, कुछ वेवलेंथ को जब वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये जो एब्जॉर्ब वेवलेंथ होते हैं जो कि मिसिंग होती हैं, जो जैसे कि जो अंदर से बाहर आ रही थी सभी वेवलेंथ की, लेकिन बाहर जो है कुछ एब्जॉर्ब कर ली गई, कुछ वेवलेंथ की जो रेडिएशन थी, यानी कि वो मिस हो गई एक तरह से, यानी कि वहां पर दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। तो ये जो है फ्रेनहोफर द्वारा दिखाया गया, उन्होंने कलर स्पेक्ट्रम दिखाए इस तरह से, और इनके बीच में कुछ डार्क लाइंस, ये जो हमने ब्लैक कलर के डार्क लाइन दिखाई हैं, जस्ट एन एग्जांपल हमने ये लिया है। तो ये जो डार्क लाइन होती हैं, ये वो लाइंस होती हैं, और इन लाइंस के थ्रू जो है पता लगाया जा सकता है कि जो वेवलेंथ है, अगर हमें जो वेवलेंथ की जानकारी है, तो फ्रेनहोफर लाइंस के थ्रू जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं क्रोमोस्फीयर में, क्योंकि वो कुछ प्रॉपर तरह की वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब ये जो मिसिंग वेवलेंथ है, ये डार्क लाइन के थ्रू दिखा दी। तो अगर हमें इसकी जानकारी है, तो हम उन एलिमेंट्स का पता लगा सकते हैं जो क्रोमोस्फीयर के अंदर मौजूद हैं। तो ये भी जो है किरचॉफ लॉ के ऊपर ही हम बेस देखते हैं, क्योंकि एमिसिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, ये सब कुछ यहाँ पर यूज होता है। तो किरचॉफ लॉ की जो है काफी सारी एप्लीकेशंस होती हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।